गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साथियों, मैं रामजी गुप्ता एक बार पुनः अपना सर्विस मैटर का जो हमारा चैनल है उसमें एक और टॉपिक लेकर के आपसे डिस्कशन करने का ये एक मौका मिला है मुझे। तो आइए चलिए, आज जो है हम लोग बात करते हैं सीसीएस पेंशन रूल 1972, सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उन पर पेंशन रूल जो लागू होती है 1972, उस पर चर्चा करते हैं। उसके हमने 6 एलिमेंट्स लिए हुए हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे पेंशन जो ओपीएस है, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, और फिर एनपीएस की भी चर्चा करेंगे, जो चाहे न्यू पेंशन स्कीम कह लीजिए या नेशनल पेंशन स्कीम कह लीजिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर वी विल टॉक अबाउट फैमिली पेंशन एंड लेटर ऑन वी आर गोइंग अहेड ऑन कम्यूटेशन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कैसे जब आदमी रिटायर होता है या सुपरनुएट होता है तो उसका कम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देन ग्रेजुटी का कंसेप्ट कैसा है, ग्रेजुटी कितनी मिलती है रिटायरमेंट होने पर, और लीव इनकैशमेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। So these are the 6 elements on which we are just going to have this particular video in 2 parts. Part first, I would be covering pension, old pension scheme, and then family pension. These are the 2 elements which I am going to cover, and subsequently we will talk about commutation, gratuity, leave encashment and pension, which is न्यू पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम 2004 के बाद जो लागू हुई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। तो आइए चलिए हम लोग जो है चर्चा करते हैं और इस पीपीटी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट पीपीटी आपके पास आ रही है। नेक्स्ट पीपीटी में आइए, हम लोग जो है अब बात करते हैं पेंशन की। तो देखिए, ये जो पेंशन है जो सरकार देती है अपने एम्प्लॉइज को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है मान लीजिए, उनकी पर्टिकुलरली बात करें तो वो लोग 60 साल में जो सुपरनुएशन है या रिटायरमेंट है उस पर पेंशन बनती है, फुल पेंशन बनती है। तो वो सब हम लोग एलिमेंट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पेंशन में देयर आर 2 पॉइंट्स हियर। वन इज फुल पेंशन और अनदर इज पेंशन अमाउंट। तो फुल पेंशन में देखिए क्या कंसेप्ट है। फुल पेंशन इज एडमिसिबल, यानी जो फुल पेंशन है वो एडमिसिबल होती है टू एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को रिटायरिंग विद मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस। जो रिटायर होता है मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस, जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस का क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बना रखा है उतना सर्विस करने के बाद ऑफ नॉट लेस देन 10 years और रिटायर वॉलंटरली आफ्टर 20 years continuous सर्विस और ऑल्सो एलिजिबल फॉर पेंशन। तो देखिए, ये पेंशन की एलिजिबिलिटी बनती है, यानी 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस हो जाए उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी पेंशन, उससे पहले एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। और अगर आप जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब से तो कम जो है वो 20 years की सर्विस होनी चाहिए आपकी कंटिन्यूअस सर्विस, उसके बाद ही आप जो है एलिजिबल होंगे पेंशन के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि 20 साल जब आप लगातार सर्विस कर लेते इसके बाद आप वीआर लेना चाहें, वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो गवर्नमेंट परमिट करती है अपने एम्प्लॉइज को। अगर वो कुछ और दूसरा काम करना चाहते हैं और कहीं किसी रूप में सेटल होना चाहते हैं, जॉब से बाहर जाना चाहते हैं पेंशन लेकर के, तो 20 साल बाद आप वीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो आपको पेंशन मिल जाएगी। और दूसरी जो पेंशन की एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 10 साल का है। तो इस तरह से जो है ये आपको फुल पेंशन इन 2 सिचुएशंस में जो है एडमिसिबल होगी। नंबर 1 कि एक एम्प्लॉय जो है रिटायरिंग विद मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस नॉट लेस देन 10 years, यानी 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए क्वालिफाइंग सर्विस, और या फिर वो वीआर ले रहा हो 20 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद। दूसरा, ये पेंशन अमाउंट जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी क्लास ऑफ पेंशन, किसी भी प्रकार की पेंशन का जो मिनिमम अमाउंट है वो विल बी ₹9,000 पर मंथ एंड मैक्सिमम विल बी 50% ऑफ द हाईएस्ट पे इन द गवर्नमेंट। अब जो जिस सरकारी एम्प्लॉयज की जो हाईएस्ट पे है उसका 50%,
और या मिनिमम जो है वो 9,000 पर मंथ। तो विच एवर इज हायर, मतलब वो ये कंसेप्ट है कि अगर जो है मान लीजिए आपको आपकी 50% जो है 9,000 से कम हो रही तो 9,000, और या 50% 9,000 से ज़्यादा हो रही है तो वो अमाउंट आपको मिलेगा जो ज़्यादा। अब इसमें हाईएस्ट पे इन दी गवर्नमेंट जो बताया जैसे 2.5 लाख है तो उसका 50% यानी 1,25,000 तक जो है मैक्सिमम पेंशन बन सकती है। तो इस तरह का पेंशन का कंसेप्ट है। और ये पेंशन रूल जो आपको अभी बताया सीसीएस पेंशन रूल 1972, उसमें रूल 36 एंड 49(2) और रूल जो है 49 में ये चीजें मेंशन है। आइए आगे चलते हैं दूसरी पीपीटी में। अब जो है पेंशन का जो है बिसाइड्स एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन शैल बी पेएबल एज एंड व्हेन द पेंशनर अटेन्स द एज ऑफ 80 ईयर्स एंड अबव एज डिटेल्ड बिलो। अब जैसा कि आपको पता है कि जब पेंशनर हमारा जो है 60 साल में मान लीजिए सुपरएनुएट हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट जो है क्या करती है कि पेंशन को जो है हाइक देती है। 50% तो मिलने लगा और ये मिलता रहेगा 80 साल तक। 80 साल के बाद 5-5 साल के स्लैब में जो है पेंशन बढ़ाती है। अब इसका क्या कंसेप्ट है, वो सरकार ने किस लिए ऐसा किया है? वो चाहती है कि जो ओल्ड हमारे एम्प्लॉय हो जाए तो उनकी सेवा शुश्रूषा ठीक से हो, उनके बच्चे उन्हें ठीक से देखें, यही कंसेप्ट होगा। और इसीलिए पेंशन बढ़ाती जाती ताकि लोगों को यही रहे कि भाई ठीक है चलिए सेवा करिए तो पेंशन, उनकी पेंशन मिलेगी, उससे और भी खर्चे चलेंगे परिवार के मेंबर के। तो कोई ना कोई इसके आगे गवर्नमेंट की थिंकिंग है अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए, इसीलिए 80 साल के बाद पेंशन बढ़ाती है। तो जो एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन है वो पेएबल रहेगा एज एंड व्हेन द पेंशनर अटेन्स द एज ऑफ 80 ईयर्स एंड अबव एज डिटेल्ड बिलो। वैसे इस पे चर्चा चल रही है कि इसको ये जो है 20 साल का पीरियड है, 60 साल के बाद 80 साल, इसमें बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। तो इस एडिशनल जो ये क्वांटम ऑफ पेंशन का कंसेप्ट है या फॉर्मूला या ये स्कीम है, बहुत से पेंशनर इसका फायदा नहीं ले पाते हैं। तो गवर्नमेंट इसको मतलब ये चर्चा में है, जैसे में से लेवल पे 1 पे ये डिसीजन चल रहा है या वार्तालाप चल रही है। लेकिन अभी जो स्कीम एग्जिस्ट कर रही है उसके हिसाब से 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर, यानी 80 साल से लेकर के 85 साल तक जो है 20% ऑफ बेसिक पेंशन जो है वो हाइक होगी। यानी आपको जो 50% मिल रही थी उसमें जो है 20% ऑफ बेसिक पेंशन, तो जो बेसिक पेंशन है आपकी शुरू की उसका 20% जो है इसमें हाइक हो जाएगा। फिर 85 से लेकर 90 के बीच में जो है 30% ऑफ द बेसिक पेंशन, जो बेसिक पेंशन है वो 30% जो है उसका हाइक मिलेगा। फिर इसके बाद 90 ईयर्स टू लेस देन 95 ईयर्स तक 40% ऑफ द बेसिक पेंशन, तो 40% ऑफ बेसिक पेंशन जो है हाइक होगा। और इसके बाद 95 ईयर्स टू लेस देन 100 ईयर्स जो है 50% का बेसिक पे का हाइक होगा। और इसके बाद 100 ईयर्स आर मोर तो 100% ऑफ द बेसिक पे जो है वो आपका हाइक हो जाएगा। यानी अगर कोई 100 साल से जो है सताई होकर के जी रहा है तो जितने साल भी वो जिएगा 100 साल से ऊपर, उसका जो है 100% उसमें बेसिक पेंशन यानी जितनी पेंशन मिले तो उससे लगभग जो है 2 गुना पेंशन उसकी हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट है। अब गवर्नमेंट के पास ये चर्चा में कि तमाम जो संगठन है उन्होंने ये आवाज उठाई हुई है कि सर ये 80 साल तक जो है इस स्कीम का फायदा जो है बहुत आंकड़े निकाले जाए तो बहुत कम लोगों को मिल पाता है। और इस बीच जो है हमारा एम्प्लॉय जो है इस दुनिया से ही चला जाता है, तो क्यों ना ये जो 60 के बाद जो है, जैसे मान लीजिए 60 साल में 50% जो पेंशन बन गई, फुल पेंशन बन गई, इसके बाद जब 65 साल हो जाए तो 65 साल से के बाद जो है वो 65 से 70 के बीच में कुछ हाइक दे दिया जाए, फिर 70 से 75 के बीच में कुछ हाइक दे दिया जाए, 75 से 80 के बीच में कुछ हाइक दे दिया जाए। यानी जो है ये 20% को चाहे कम करके मान लीजिए 10% का ही हाइक मिले, लेकिन ये नीचे ईयर्स में ही दे दिया जाए, 80 साल का वेट ना किया जाए, ताकि उसको जो है ये फायदा मिल जाए हमारे एम्प्लॉइज को। तो आइए चलिए आगे चलते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ पेंशन की बात करते हैं। नेक्स्ट पीपी देखिए, कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। तो पेंशन हुज टोटल क्वालिफाइंग सर्विस इज 31 ईयर्स एंड लास्ट बेसिक पे इज 70 ईयर्स। मान लीजिए किसी की टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो है 31 साल उसने नौकरी करी है और बेसिक पे जो है वो 70,000 पे है।
तो 70,000 पे जो पेंशन बनेगी 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे प्लस डीआर, तो 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे है 70,000 और प्लस डीआर तो 35,000 हो गया और प्लस इस पे जो है डीआर का मतलब हो गया आपका डियरनेस अलाउंस। अच्छा, डियरनेस अलाउंस जो है वो पूरे पेंशन जितना आपका है बेसिक है उस पर मिलता है, तो डीआर जो है वो डियरनेस अलाउंस पूरा मिलता है, लेकिन पेंशन जो आपकी बेसिक का 50% हो जाती है। तो मान लीजिए आपका 70,000 अगर बेसिक है तो 35,000 जो है आपका ये 50% जो हो जाएगी पेंशन। जो आप सेल करते हैं पेंशन, मान लीजिए जितना जो है वो आप उसको बेच देते हैं, कम्यूट करा लेते हैं, कम्यूटेशन वैल्यू ले लेते हैं, वो अलग एक कंसेप्ट है कि कुछ लोग जो है 40% तक पेंशन बेच देते हैं, वो फिर एक 15 साल के बाद यानी 75 ईयर्स में वो फिर फुल हो जाती है, वो अलग कंसेप्ट है। अभी यह 35,000 आपका जो है प्लस इसमें जो है डीएनएस अलाउंस लग जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है इसका पेंशन का। आगे आइए, आपको नेक्स्ट पीपीटी पे ले चलते हैं। अब आइए फैमिली पेंशन की चर्चा करते हैं। तो देखिए फैमिली पेंशन का जो कंसेप्ट है, फैमिली पेंशन इज पेबल टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉई ऑब्लिक पेंशनर ऑन हिज डेथ व्हाइल इन सर्विस ऑब्लिक आफ्टर रिटायरमेंट। यानी फैमिली पेंशन का जो कंसेप्ट है वो पेबल किसको होता है? फैमिली को। किसके? हमारा चाहे एम्प्लॉय हो चाहे पेंशनर हो। ऑन हिज डेथ, जब उसका जो है डेथ हो जाता है, चाहे वो व्हाइल इन सर्विस में हो तो भी डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन मिलने लगेगी, या आफ्टर रिटायरमेंट के बाद किसी भी एज में, मान लीजिए 65 साल 70 साल किसी भी एज में डेथ होती है तो फैमिली पेंशन जो है फैमिली को मिलेगी यानी वाइफ को मिलेगी। अब आइए नॉर्मल, इसमें दो कंसेप्ट है, नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन है और एक हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन। ये दो और कंसेप्ट है कि दो तरह के जो है, एक नॉर्मल रेट है फैमिली पेंशन का, एक हायर रेट है। अब इसके बारे में हम आइए चर्चा करते हैं कि सबसे पहले नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन का क्या कंसेप्ट है और कितने परसेंट जो है नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन, द मंथली फैमिली पेंशन इज बेस्ड ऑन द पे ड्रॉन ऑन द डेट ऑफ डेथ और ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एज द केस में। तो जो ये फैमिली पेंशन का कंसेप्ट है, नॉर्मल रेट वो है जिस तारीख को एम्प्लॉय के डेथ हुई है उस तारीख को जो है जो वो पे ड्रा कर रहा था, या मान लीजिए सुपरएनुएशन जो है रिटायरमेंट हो गया तो रिटायरमेंट को जो वो पा रहा था लास्ट में, तो 30% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन, अगर रिटायर हो गया तो लास्ट पे ड्रॉन, या डेथ हो गया व्हाइल इन सर्विस तो लास्ट पे ड्रॉन, मतलब दोनों ही सिचुएशन में 30% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 9,000 पर मंथ। 9,000 पर मंथ जो है मिनिमम है, और बाकी जो है 30% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन, अगर बेसिक उसकी लेंगे उसका 30% प्लस डीए उस पर रहेगा। तो ये जो है आपका नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन है, जो लास्ट पे ड्रॉन है, यानी आखिरी पे जो ड्रा किया है हमारे एम्प्लॉय ने, चाहे व्हाइल इन सर्विस डेथ हुई हो और चाहे रिटायरमेंट के बाद डेथ हुई। तो रिटायरमेंट के बाद मान लीजिए उसकी डेथ 65 साल की एज में हो गई है, तो लास्ट वो जब 60 साल सुपरएनुएट हुआ है तो जो उसकी बेसिक थी उसका 30% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट टू 9,000 मिनिमम है, लेकिन अगर 9,000 से ज्यादा है तो विच एवर इज हायर, तो जो 30% हायर है वो मिले। हमारी जो फिगर जो है 15,000 की आती है तो 15,000 मिलेगी फैमिली को। आइए दूसरा रेट देखते हैं, हायर रेट। अब हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन जो है इसका क्या कंसेप्ट है? ए हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज एडमिसिबल, ये एडमिसिबल माने मिलेगी यानी एलिजिबिलिटी बनेगी। हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन की जो है एडमिसिबिलिटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2019, ये इसका इफेक्टिव डेट है। इवन इफ द डिसीज्ड हैड रेंडर्ड लेस देन 7 years कंटिन्यूअस सर्विस, जो डिसीज्ड एम्प्लॉई है हमारा उसने चाहे 7 साल से कम सर्विस रेंडर किया है, लेकिन ये जो है फैमिली पेंशन बन जाती है और हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलता है। ये रेट 50% ऑफ द पे लास्ट वन। तो ये जो है लेस देन 7 years कंटिन्यूअस सर्विस अगर कोई किया है तो उसको जो है हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलेगी। हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज एडमिसिबल विद इफेक्ट फ्रॉम
1/10/2019 से ये ऑर्डर आया होगा, ये लागू होगा। इवन इफ द डिसीज्ड हैड रेंडर्ड लेस देन 7 years कंटिन्यूअस सर्विस, तो उसमें जो है 50% ऑफ द पे लास्ट रन। तो द हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज नॉट एडमिसिबल टू डिपेंडेंट पेरेंट्स। डिपेंडेंट पेरेंट्स को नहीं है, केवल फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को है। डिपेंडेंट पेरेंट्स को जो है ये चीज जो है एडमिसिबल नहीं है। तो आइए हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन के बाद जो है हम लोग बात करते हैं इसी हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन में कंटिन्यूएशन में चलते हैं। दूसरा पॉइंट, अब दो सिचुएशन इन द केस ऑफ डेथ इन सर्विस। मान लीजिए वाइल इन सर्विस डेथ होती तो पेएबल टू द फैमिली ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट एनी अपर एज लिमिट। तो इसमें जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की मान लीजिए डेथ हो गई है, उस डेट से जो है फैमिली को हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलेगी और 10 साल तक मिलेगी। 10 years फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय विदाउट एनी अपर एज लिमिट। इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कितना ही होगा, इतनी एज से ऊपर वालों को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ अपर एज इसमें नहीं है। अच्छा, अब आइए इन द केस ऑफ डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, ये तो 10 साल हो गया। पेएबल फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years for or up to the date on which he would have attained 67 years had he survived, whichever is less। अब इसमें जो है पेंशन जो है ये हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन में पेएबल फॉर ए पीरियड ऑफ 7, अगर रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाती है हमारा पेंशनर की, तो ये फैमिली पेंशन जो है फैमिली को पेएबल है उस तारीख से पेएबल फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years और अप टू द डेट on which he would have attained 67 years had he survived। अगर वो सर्वाइव करते तो 67 साल तक जो है, जब तक वो 67 नहीं हो जाते उस समय तक जो है ये मिलती, whichever is less, जो लेस है वो मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। अगर मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है 63 में, तो यानी 67 ईयर्स तक, यानी जो है पीरियड ऑफ 7 years और अप टू द डेट ऑन विच ही वुड हैव अटेन्ड। तो 4 साल बाद हो जाते तो 4 साल तक ये हायर रेट मिलेगा, फिर इसके बाद नॉर्मल रेट हो जाएगा। तो ये जो है एक लिमिटेड पीरियड तक जो है 50% वाला हायर रेट का फैमिली पेंशन चलाते हैं ये, और इसके बाद फिर नॉर्मल रेट तो वही 30% नॉर्मल रेट हो जाता है। तो एम्प्लॉयज का हमारा जो एम्प्लॉय जिसकी डेथ हुई है ये मान करके कि अगर वो जीवित रहता तो 67 साल जिस तारीख तक होगी उस तारीख तक फैमिली को हायर रेट से मिलेगा 50% से। तो मान लीजिए 62 साल की एज में कल्पना कर लीजिए डेथ हो गई है, तो हायर रेट चलता रहेगा और कब तक 5 साल मिलेगा, क्योंकि 5 साल बाद वो 67 का हो जाता अगर जीवित रहता, तो 5 साल जो है फैमिली को हायर रेट से मिलेगा और इसके बाद फिर नॉर्मल रेट हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। तो मेरे ख्याल से फैमिली पेंशन का ये कंसेप्ट जो है हायर रेट और नॉर्मल रेट क्लियर हुआ आपको कि हायर रेट कब तक चलेगा और नॉर्मल रेट कब तक चलेगा। तो अगर ये वाइल इन सर्विस में डेथ होती है तो 10 साल तक जो है ये हायर रेट चलेगा 50% वाला, और इसके बाद फिर 30% हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन जो है, ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ड्राइंग पे ऑफ 80,000 एंड डाइड ऑन 31/10/2021 वाइल इन सर्विस। मान लीजिए एग्जाम्पल नहीं है कि एक जो है कोई एम्प्लॉई है वो 80,000 उसका बेसिक पे ड्रा कर रहा था और वो 31/10/2021 को जब सर्विस कर रहा था तो उस समय उसकी डेथ हुई। ये एक जो है हम लोग केस स्टडी के रूप में लेते हैं। तो एट इनहेंस्ड रेट फ्रॉम 1/11/2021, अब 1/11/2021 से फैमिली पेंशन बनी तो इनहेंस रेट वही हायर रेट, और ये कब तक जाएगी, क्योंकि वाइल इन सर्विस डेथ हुई है तो 31/10/2031 तक यानी 10 साल तक मिलेगी ये हायर रेट या इनहेंस रेट, और उसके बाद नॉर्मल रेट हो जाएगी। फिर 1/11/2031 ऑनवर्ड्स जो है वो फिर जब तक वो एलिजिबिलिटी है तब तक जो है नॉर्मल रेट मिलती है। नॉर्मल रेट का कैलकुलेशन पहले ही डिस्कस हुआ है कि 30% ऑफ द लास्ट पेड रन, तो 80,000 का 30% 24,000 रुपये जो है ये मिलता रहेगा नॉर्मल रेट, और इनहेंस रेट जो है वो है 50% ऑफ द लास्ट पेड रन, यानी 80,000 का 50% 40,000 जो है ये इनहेंस रेट है।
ये मिलता रहेगा फैमिली को 10 साल तक अगर डेथ हुई है, किसमें, वाइल्ड इन सर्विस में, और इस पर जो है डीए भी मिलेगा। तो ये क्लियर हुआ फैमिली पेंशन कैलकुलेशन का। आइए मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। फैमिली पेंशन जो है अब दूसरा देखिए कि एग्जांपल और देखते हैं। ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ड्राइंग पे ऑफ 80,000 रिटायर्ड ऑन सुपरएनुएशन ऑन 30/9/2021 को रिटायर हो गया एम्प्लॉय। हिज डेट ऑफ बर्थ बीइंग 10/9/1961, मान लीजिए 1961 का था वो डेट ऑफ बर्थ, और वो रिटायर हो गया। ही वॉज ग्रांटेड पेंशन ऑफ 40,000 पर मंथ उसको 40,000 मान लीजिए पेंशन मिलेगी। ही डाइड ऑन 12/10/2021। अब 12/10/2021 को उसकी डेथ हो गई। तो डेट ऑफ सुपरएनुएशन थी 30/9/2021 ये थी, और डेट ऑफ बर्थ था 10/9/1961, और डेट ऑफ डेथ जो है वो 12/10/2021। डेट ऑफ डेथ जो है 12/10/2021, और डेट ऑफ सुपरएनुएशन था 30/9/21। तो यानी सुपरएनुएशन के जस्ट बाद जो है 12 दिन बाद जो है मान लीजिए एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। तो आप देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसका। इस तरह से जो है ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ट्राइंग पे 80,000 रिटायर्ड ऑन सुपरएनुएशन ऑन 30/9/2021। तो 30/9/2021 को सुपरएनुएट हुआ है। हिज डेट ऑफ बर्थ बीइंग 10/9/1961। अब डेट ऑफ बर्थ उसकी जो है 10/9/1961 है। ही वॉज ग्रांटेड पेंशन ऑफ 40,000 पर मंथ, और ही डाइड ऑन 12/10/2021। अब देखिए फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन, और कब तक और कितना मिलेगा। तो इनहेंस रेट पहले तो हो गया, यानी 50% ऑफ द लास्ट पेड टर्म एट इनहेंस रेट फ्रॉम किस तारीख से। अब 12/10/2021 को डेथ हुई तो 13/10/2021 से लेकर के, और कितने साल तक, जब तक कि वो 67 साल अटेन ना कर लेता, अगर वो सर्वाइव करता, तो 9/9/2028 अटेन्स द एज ऑफ 67 ईयर्स। यानी अगर हमारा एम्प्लॉय सर्वाइव करता, वो डेथ ना होता इस तारीख को, जो है जिस तारीख को उसकी डेथ हुई है 12 दिन बाद रिटायरमेंट के, यानी 12/10/21 को, तो 12 ही दिन बाद वो उसकी डेथ हो गई, तो उसकी 67 यानी लगभग 7 साल फैमिली को जो है वो हायर रेट से पेंशन मिलेगी। कहने का सेंस ये है, 12 दिन माइनस कर दीजिए उसमें। अब उसके बाद एट नॉर्मल रेट फ्रॉम 10/9/2028 ऑनवर्ड्स उसकी मिलती रहेगी नॉर्मल रेट से। इसमें डियरनेस अलाउंस जो है वो विल ऑल्सो बी एडमिसिबल ऑल फैमिली पेंशन। तो जो फैमिली पेंशन है उस पर डियरनेस अलाउंस भी मिलती रहेगी, जो डीए का गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बढ़ाती रहती है, और डीए उस हिसाब से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विंग एम्प्लॉयज का बढ़ता है, उसी तरह से जो है पेंशनर का भी बढ़ता है, उसी तरह से फैमिली पेंशन का भी जो है डीए बढ़ता रहता है। तो इस तरह का कंसेप्ट है। सरकार जो है एक बहुत आइडियल जो है हमारा एम्प्लॉयर है, जो अपने एम्प्लॉय की फैमिली का भी ख्याल रखता है, और एम्प्लॉय के डेथ के बाद भी एम्प्लॉय की लाइबिलिटी का ख्याल रख करके जो है ये पेंशन जो है इस तरह से देता रहता है। हायर रेट ऑफ जो पेंशन है या इनहेंस रेट है, उसका एक ही कंसेप्ट है कि कम से कम उसे 7 साल जो है फैमिली को दिया जाए रिटायरमेंट के बाद। तो रिटायरमेंट के बाद 7 साल तक जो है, जब तक यानी एम्प्लॉय 67 साल का ना अटेन कर ले एज, वो मिलेगा। और अगर वाइल इन सर्विस में डेथ हो गई है तो 10 साल तक जो है इनहेंस्ड रेट मिलता है, और फिर इसके बाद नॉर्मल रेट हो जाता है, दोनों ही कंडीशन में। तो और ये इसके साथ जो है जो भी 50% है इनहेंस्ड रेट, 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रान बेसिक पे जो ड्रा किया, और नॉर्मल रेट जो है 30% ऑफ द लास्ट बेसिक पे ड्रान, और इन पर जो है डीए जो है डियरनेस रिलीफ भी जो है मिलता है। उसे डियरनेस अलाउंस नहीं कहते, क्योंकि अलाउंस जो है सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए टर्म यूज होता है, और जो रिटायरमेंट हो गया या फैमिली पेंशनर के लिए डियरनेस जो है रिलीफ होता है। तो डियरनेस रिलीफ जितने पर सेम होता, परसेंटेज सेम है, जो सर्विंग एम्प्लॉयज को मिलेगा वही जो है रिटायरमेंट के बाद रिटायरिंग एम्प्लॉयज को या उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को भी मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर जो है ओवर होता है। थैंक यू वेरी मच। रैप अप करेंगे, और अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को ग्रो करने के लिए इसको आप जो है प्रमोट करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।